From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज वीकेंड विद वानखेड़े एज रेगुलर दैट वी आर हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रोग्राम। आज बहुत बहुत सारा खेल हो रहा है दुनिया में, बहुत खबरें हैं और भाऊ इज एट द हेल्म ऑफ इट। और इनके पास तो मतलब एक बार इनको हम ले आए हैं तो ये पूरे हफ्ते का आपको बता देंगे विवरण के क्या है, क्या हो रहा है। और भाऊ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल इंडियन पे और नमस्कार, वीकेंड नमस्कार, विद नमस्कार। वानखेड़े। और सारे दर्शक श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं हम शुरू करते हैं कि इस टाइम पे सारे चैनलों पे चल रहा है कि यहाँ मिसाइल मारी, यहाँ ड्रोन फटा, यहाँ मरे, ये किया वो किया। आज सातवां यूएस सोल्जर भी अनफॉर्चुनेटली उसका भी ताबूत आने वाला है। बट वी विल डिस्कस मोर ऑन एग्जैक्टली द अदर टॉपिक्स दैट आर मोर प्रेवलेंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो खास करके भारत, जिसको विच इज इंडिया, दैट्स हाउ आई ऑलवेज कॉल इट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मुशतबा मुशतबा खमेनाई को उन्होंने घोषित कर दिया कि उनका सुप्रीम लीडर होगा। और अब उसको कैसे छुपाएंगे, वो भी इनको एक बहुत बड़ी एक यू नो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा हम आज डिस्कशन इस पे लेके आएंगे कि ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज करेगा और हिंदुस्तान पे कैसे इसका इम्पैक्ट होगा। जो भारत पे, हमारे इंडिया पे इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आपने देख लिया। 60 रुपए जो गैस है आपकी सिलेंडर, वो बढ़ गया है। 115 रुपए कमर्शियल गैस है, वो बढ़ गया है। मेरे याद है इंडिया में, वहां पे हम कमर्शियल गैस लेते थे एक टाइम पे 1300 रुपए, 1400, आज 1980 हो गया है। तो कोई फैब्रिकेटर क्या करेगा, कहाँ से लेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, नंगा क्या निचोड़ेगा, क्या नहाएगा। तो आप मुझे बताइए कि ये इन्होंने किया क्या है। काय आमची, मैं मराठी में बोल दूं कि काय आमची वाट लागली आहे इंडियाची। मैं इसका तर्जुमा भी कर दूं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ अशोक जी से, क्योंकि मैं मराठा मानुस हूं, वो भी है, कि क्या हमारी लंका लगने वाली है, कि आगे क्या होगा, प्लानिंग क्या है और क्या किया है सरकार ने, क्या मोदी जी ने किया है। कि कोई आपने कुछ प्लानिंग किया? आप 2 दिन पहले जाके आए हैं, आपने कोई प्लानिंग नहीं। चाइना के पास मिलियंस ऑफ बैरल सरप्लस ऑयल है। हमारे पास क्या है, 15 दिन, 7 दिन। वो हरदीप पुरी कह रहे हैं हम ठीक रहेंगे। तो भाऊ आप बताइए। अ, बिलकुल मराठी में आपने पूछा काय आमची वाट लागली का? बिल्कुल वाट लागली आणि वाईट रीत्याने लागली. हमारी लंका पुद गई और बुरी तरह से पुद गई. आप पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. जो हमारे भाई बाहर है, वो कई इंडियन टेलीविज़न यदि देखते होंगे, तो उससे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आज के डेट में कोई नहीं दे रहा है. युद्ध के समय ये हमेशा जो राज्य युद्ध में जो देश युद्ध में होता है, वो हमेशा मिसइन्फॉर्म करता है और बार-बार बोलता है कि हमने ये जीत लिया, हमने वो कर लिया, हमने फ़तेह कर ली। क्योंकि उसको पता होता है, एक तो वो मोरल हाई रखना चाहता है अपने मतदाताओं का, अपने देश के लोगों का, और एक आर्मी को एक बूस्टर डोज़ देते रहता है कि नहीं हम सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन अंदर से पूर्ण रूप से खोखला होते जा रहे हैं। क्योंकि हम भारत में हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि सत्यमेव जयते यही हमारा घोष वाक्य है, जो हमारे धर्म से मिलता है, सनातन धर्म से मिलता है, हमारे प्राचीन संस्कृति से मिलता है। तो सच्चाई कड़वी भी हो तो सुन लेनी चाहिए। यदि सच्चाई आपके पास नहीं है, तो फिर आप तैयार कैसे होंगे आने वाले समय को देखने के लिए? हमारी विदेश नीति 2014 से पूर्ण रूप से डिरेल हो गई है। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी को क्या ऐसा लगा कि, या मोदी जी की एक आदत बन चुकी है, या पहले दिन से उनको लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं ऐसा कुछ काम करके दिखाऊं कि दुनिया में सारे लोग सब प्रधानमंत्री को भूल के सिर्फ मुझे याद रखें।
इसीलिए वो कई जगह कर रहे थे। अब मैं जोक के तहत पे यदि आपको बताऊँ तो एक हमारे जानकार ने न्यूज़ चैनल चालू करने वाले थे, तो वो मुझे बार-बार पूछते थे एक ही सवाल, "अशोक जी बताइए क्या डिफरेंट होना चाहिए हमारा? क्या डिफरेंट एंकर होना चाहिए हमारा?" तो मैंने बोला एंकर को उल्टा बिठा दो, बाकी एंकर माइक पे बोलते हैं, वो माइक पे पीट करके बोलेगा। यही करना है जब आपको डिफ डिफरेंट ही करना है तो। तो ऐसा ही हमारे यहाँ इन्होंने अपना छाप छोड़ने के लिए जो विदेश नीति में बदलाव लाए, वो पूर्ण रूप से डिज़ास्टर साबित हो गए। हमारे यहाँ विदेश नीति हमारी बहुत पुरानी चल रही है, परंपरागत चल रही है। उसमें थोड़े बहुत बदलाव बहुत थोड़े हो जाते हैं, कोई सरकार अलग विचारधारा की आती है तो थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जी। लेकिन सी चेंज कोई नहीं करता, क्योंकि सी चेंज करने पे वो मुँह पे औंधा गिरता है। ये विश्व के कई देशों में देख चुके हैं और ये भारत के साथ तो अभी हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस ईरान अमेरिका और इज़राइल के युद्ध में अमेरिका क्यों आया? ये आपके यहाँ भी बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों नोबडी आया नोज़, अमेरिका? इस नोबडी नोबडी। नोज़। क्या एक आदमी के व्हीम्स के लिए आया या एक आदमी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल। एक मोसाद का एक बाकायदा सीनियर ऑफिसर हू इज़ रिटायर्ड एंड सेटल्ड समवेयर एल्स, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि एप्स्टीन हमारा आदमी था। ही वाज़ ऑन आवर पेरोल। हमने उसको फाइनेंस किया, हमने उसको बढ़ाया और आप पता है कि अमेरिका का सारा फाइनेंस सिस्टम ज्यूज़ लोगों के हाथ में है। तो जी। उसको पैसे की कमी नहीं थी और उसका उपयोग किया इज़राइल ने बाकायदा पूरे विश्व के लोगों को ये हनी ट्रैप, अय्याशी के हनी हनी ट्रैप में हनी पूरे ट्रैप, विश्व के लोगों हनी के हनी ट्रैप। और ये चलते गए, ये चलते गए। उनकी जितनी विभत्स कुंठाएँ थी, वो उनकी पूरी करता रहा, फ़िल्में बनाता रहा। तो उस इंटरव्यू में उसने कहा कि जो एप्स्टीन फाइल जो रिलीज़ हो रही है, जो अमेरिकन लीगल डिपार्टमेंट इसको रिलीज़ कर रहा है, वो है, जो उनके लोगों ने एफबीआई ने वगैरह जो उस आइलैंड पे छापे मारे, उसके बाकी रेसिडेंशियल एरिया पे छापे मारे, वहाँ जी। से जब्त सामग्री में से ही व्हाटएवर मटीरियल यू हैव गॉट फ्रॉम ऑल दोज़ रेड्स, दे हैव बीन filed, studied, they have been rechecked, confirmed and then released as the Epstein files. लेकिन बहुत सारा माल एप्स्टीन ने इज़राइल पहुँचाया था, जो एफबीआई के भी आउट ऑफ रीच है और सबके आउट ऑफ रीच है। ये सिर्फ़ इज़राइल के मोसाद के पास है कि और कुछ वीडियोज़ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इतनी बुरी तरह से अटकते हैं कि उनको सिवाय सुसाइड करने के कुछ बचेगा नहीं। इतना विभत्सक फ़िल्में और डॉक्यूमेंट्स हैं। हुँ। तो इसके चक्कर में क्योंकि एप्स्टीन में कितने ट्रम्प साहब इन्वॉल्व्ड है, ये तो अब कोई छुपाने वाली बात नहीं। उसमें मोदी जी का भी नाम आया, बाकी भी इंडियन लोगों का नाम होगा। ऐसा क्या कारण है कि इज़राइल बोलता है और अमेरिका करता है? पिछली बार इज़राइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चला। ईरान ने 10 बार मना करने के बाद भी इज़राइल लगातार टारगेटिंग कर रहा था, शेलिंग कर रहा था, जी। मिसाइल्स दाग रहा था। उसके बाद जब ईरान ने मिसाइल दागना शुरू कर दिए, तो पहली बार समझ में आ गया इज़राइल को कि ईरान अब उनके कब्ज़े का बात नहीं रही है। अब ईरान बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है, जिसने उनका आयरन डोम ध्वस्त किया। एयर डिफेंस सिक्योरिटी ध्वस्त करके पहली बार मिसाइलें लैंड हुई है और डिस्ट्रक्ट किया उन्होंने। उसके बाद इज़राइल भागा अमेरिका के पास, अमेरिका ने अपने बॉम्बर भेजे, 3 बॉम्ब डाले गए उस फैसिलिटी पे जहाँ यूरेनियम इनरिच हो रहा था। और अमेरिका ने खुद की पीठ थपथपाई कि जा भई हमने तो 3 बम में इसके यूरेनियम वाला एरिया खत्म कर दिया, ये कोई एटॉमिक अब कुछ करेगा नहीं एंड नाउ थिंग्स आर ओवर। इज़राइल भी चुप बैठ गया, अमेरिका भी चुप बैठ गया। ईरान ने भी रिटेलिएशन में अमेरिका के कुछ एयरबेस पे बोल के मिसाइल दागे, जो इंटरसेप्ट करके हवा में उड़ाए गए। उन्होंने भी लगा हमने बदला ले लिया, काम खत्म हो गया। यदि अमेरिका ये क्लेम करता था कि हमने उनकी एटॉमिक रिसर्च का पूरी फैसिलिटी बर्बाद कर दी है, तो फिर अब ये क्यों कहना कि हमें हमको वहाँ पे एटॉमिक बहुत जल्दी बॉम्ब उनके हाथ में। मैं तो 9-10 साल पुराना भी इज़राइल के प्रेसिडेंट का और नेताओं का वक्तव्य सुन रहा हूँ
कि बस 15 दिन में वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाला है। वो अभी अगले महीने न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाला है। हाँ, हाँ, दे विदिन ईरान 10 का डेज़ दे कैन न्यूक्लियर मेक इट। ब्लास्ट एक जोक हो गया है। जैसा सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन, हुँ, इज़राइल पूरे विश्व को ब्लैकमेल करता है ये बता के कि इनके पास एटॉमिक रिसर्च है और ये एटम बॉम्ब बनाएँगे तो ये विनाशकारी होंगे और पूरे विश्व को खत्म करेंगे। क्यों करेंगे? ईरान का इतिहास देखिए, ईरान वाज़ नेवर अ एग्रेसिव पावर। ईरान ने जितने भी वॉर किए वो डिफेंस में किए हैं। ये भी ईरान का वॉर डिफेंस में है। ईरान हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री और असिस्ट एनी कंट्री लाइक आपने वेनेजुएला में आदमी भेज के उठा लिया, कमांडो भेज के और उस कंट्री पे कब्जा कर लिया। ऐसा उसने नहीं किया। आपको ग्रीनलैंड चाहिए, ऐसा कभी ईरान का कोई ईरान ने अपने टेरिटरी के सिवा कुछ नहीं किया। दे आर राइट, हैप्पी विथ देयर टेरिटरी एंड दे आर हैप्पी विथ देयर ओन गवर्नमेंट व्हाटएवर गवर्नमेंट इट इज़। करेक्ट। तो वहाँ पे खेमेनेई को आपने मारा। ये सबसे बड़ी गलती की। अब ये सारे अमेरिका के सारे थिंक टैंक भी मान रहे हैं कि खेमेनी को मार के गलती करी। जब तक खेमेनी थे तब तक खेमेनी एक लिमिट तक एग्रेसिव थे। खेमेनी मरने के बाद अब आपने कहा कि किसी और को सुप्रीम लीडर चुना गया है। लेकिन अजीत भाई मैं बता दूं आपको उनको सुप्रीम लीडर की कोई जरूरत भी नहीं है अभी। नहीं है, यस। क्योंकि आईआरजीसी जो है जो इनका सबसे फाइटर फोर्स है, हुँ, आईआरजीसी ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी कि वी आर ओनली आंसरेबल टू द सुप्रीम लीडर। The supreme leader which we had last was Ayatollah Khamenei. And Ayatollah Khamenei has given us those orders. We are working on those orders. Till we get the new supreme commander and he changes the order, then only we have to think. वो और Otherwise, भी हार्डलाइनर है। एक्चुअली hardliner 57 ईयर ओल्ड मुस्तफा No, खमेनाई जो है वो मुस्तबा और भी म- हार्डलाइनर है। मुस्तबा के हाथ में भी कुछ नहीं है। हुँ, क्योंकि आईआरजीसी ने तय कर लिया है कि नथिंग हमको बदला चाहिए खेमेनेई का। यस, दैट्स इट। और उस बदले में जब उन्होंने वॉर शुरू किया, अच्छा ईरान की एक तासीर है, हर देश की एक अपनी तासीर होती है। ईरान इज नोन फॉर लॉन्ग टर्म वॉर। उन्होंने इराक के साथ 8 साल का युद्ध लड़ा था। हाँ, 8 साल के वो करीब, उतनी 7-8 तैयारी साल। के साथ बैठते हैं। जी, जी। आज के युद्ध कोई 3 या 4 दिन में युद्ध खत्म कर देते लोग। हुँ, ये युद्ध लंबे चलने वाले हैं। अमेरिका ने लगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अमेरिका के साथ जो खाड़ी के 14 देश थे उनको भी लगा कि अमेरिका बाप है हम सबका, हम उसके बच्चे हैं तो हमारे बाप हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। वो भी इतरा रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि अब ईरान को इस बार सिखाई दो। सबने मिलके उचकाया। आपने पहले कहा कि वो अटैक करते, वो क्यों अटैक करते? आप इतने दिनों से उनके इंटीरियर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हो। आप वहाँ कह रहे हो कि वो रिजिम बदलो। हू इज़ अमेरिका टू आस्क ईरान टू चेंज द रिजिम? You look into your country. Let Iran do whatever they want. You talk of human violations, human rights violation. तो वो क्या क्या है अमेरिका में राहुल ह्यूमन जी? राइट्स वायलेशन हो नहीं रहे हैं? क्या डिपोर्ट करते समय आपने जो आप सबसे अपना दोस्त करीबी दोस्त मानते हो इंडिया को, उनके लोगों को आपने हैंडकप और पैरों में चेन बांध के डिपोर्ट किया? इज दैट नॉट अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स? आपके यहाँ जेल में जो यातनाएं दी जाती है क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? कई जगह है। और सबसे ज्यादा वायलेशन तो एप्स्टीन फाइल में है। इससे ज्यादा घिनौना वायलेशन और क्या हो सकता है? जिसके हीरो आपके यहाँ प्रेसिडेंट है। तो ये सब जो बड़े-बड़े शब्द है ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ये वेयर यू आर गोइंग टू टेक चाइना ने सही कहा। आर वी गोइंग टुवर्ड्स जंगल राज? क्या जंगल राज चल रहा है विश्व में? कि कोई भी देश आएगा ताकत के भरोसे किसी को ये तो पूरे बारबेरियन टाइम में था। स्टोन एज के टाइम पे जा रहे हैं हम। कोई भी ये आएगा ताकत के आएगा और आपकी लड़की लेके जाएगा उठा के कोई आप लड़ते रहोगे कुछ नहीं होगा तो ले गया तो ले गया। फीमेल लिबर्टी के मामले पे खैर वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और ये प्रोटी इन्होंने हर वो मैंने लिया, आपको हर लेकिन हर आपके यहाँ मैं एप्स्टीन आपको फाइल यही को कह भी रहा खोलो हूँ। ना, पता लगे ना आप कौन मैंने हो। तो फिर वही तो मैंने कहा फीमेल फीमेल की बात करते हैं लेकिन अब हमारे यहाँ भी अभी एक कांड हो गया उसपे भी मैं आऊँगा कि कैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मातृशक्ति और स्त्री शक्ति का अपमान कर रहे हैं विरोधी। लेकिन हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी गई थी बंगाल, हाँ, तो उनको लेने पहुँची नहीं एयरपोर्ट में ममता बनर्जी तो इन्होंने फ्रंट खोल दिया कि ममता आदिवासी और मेरे को सबसे बड़ा ताज्जुब लगा कि पढ़ी लिखी संघर्षशील महिला हमारी राष्ट्रपति है, मैं गर्व करता था।
लेकिन उसका भी पॉलिटिकलाइजेशन हो गया, उनने भी पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दी। उनने कहा कि ये सम्मेलन नहीं होने देने से वो आदिवासियों के खिलाफ है, ये दिखता है। सम्मेलनों से कौन से सम्मेलन से मुझे बताओ, किस समाज का सम्मेलन करके भरा हो गया? नहीं तो सरकारें बनती ही नहीं, हम सम्मेलन ही सम्मेलन करते रहते और समाज का भला होता जाता। एक महिला आदिवासी महिला प्रेसिडेंट है, उसके बाद भी आदिवासियों की स्थिति देखिए महाराष्ट्र इंडिया में क्या है पूरे। तो एक भ्रष्ट राष्ट्रपति बन गई तो सारा आदिवासी समाज सुधर गया, ऐसा माने क्या हम? एक सम्मेलन हो गया संताल का, तो सम्मेलन से संतालों की स्थिति सुधरेगी? कतई नहीं होती। सम्मेलन ये नेताओं की आजकल की नई दुकानें हो गई है। और राष्ट्रपति जी अपना संताल होने का वहां कैश कर रही थी। ममता ने, ये राज्य सरकार के डिपेंड रहता है कि वो सिक्योरिटी देता है या वो पहले बताता है कि दिस एरिया इज नॉट फॉर सेफ। जब सेफ नहीं है तो क्यों प्रधानमंत्री जब पहलगाम जाने के पहले, पहलगाम का हमला होने के पहले, अजीत भाई, प्रधानमंत्री वाज सपोज टू टूर पहलगाम, लेकिन 2 दिन पहले उनको जाना था, उनका टूर कैंसल हो गया क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई, इट इज नॉट सेफ एरिया। प्रधानमंत्री को यदि टूर कैंसिल करना पड़े, सेफ एरिया, उनकी जान बचनी है तो ठीक है। तो वैसा कल बंगाल गवर्नमेंट ने कहा था कि जहां आप सम्मेलन ले रहे हैं वो जगह सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, उन्होंने दूसरी जगह दे दी। उस पर गुस्सा हो गए, तुमने जगह बदली क्यों? और फिर प्रधानमंत्री हो गए कि ममता बनर्जी मातृशक्ति की अपमान करती है और ये करती है, वो करती है। तो उनको तब शर्म नहीं आई जब ओलंपिक मेडल लेने वाली लड़कियां उनके रेसिडेंस से 2 किलोमीटर दूर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए धरने पे बैठी थी। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, सर्वोच्च न्यायालय में जाके उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी क्योंकि उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहा था। और फिर लड़कियों को धरने से उठाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने जूते से नीचे उन लड़कियों को रोंदा है। तब मातृशक्ति, स्त्री शक्ति कहाँ गई थी? जब आप अपनी वायरल पत्नी को छोड़ के काम पे निकल जाते हो, तब हाँ, मातृशक्ति क्या, स्त्री शक्ति का आपने वहां अपमान नहीं किया? वायरल फोटोए हैं कि मोदी जी बैठे हुए हैं और एल के वही अडवाणी बैठे हुए हैं ममता और ममता ने द्रौपदी वही मुर्मू कहा, खड़ी हैं। वह ममता ने वही कहा कि आप हमको मान अपमान मत सिखाइए। ये देखिए फोटोग्राफ, हाँ, जब 1924 सॉरी प्रेसिडेंट इज स्टैंडिंग एंड द प्राइम 20 मिनिस्टर इज सिटिंग। 2024 में जब लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा था, तब रत्न दिया राष्ट्रपति गया। खड़े थे और आप आराम से बैठे हुए थे। हम्म, आप राष्ट्रपति को गिनते कहाँ हो? जब आप किसी को गिनते नहीं हो तो कम से कम दूसरे को तो मत सिखाओ क्या है। तो वैसा ही यदि एक आप बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इज नॉट इजराइल वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स इन गाजा? ओह व्हाट वाज एब्सोल्युटली, इजराइल? एब्सोल्युटली। दैट वो फिलिस्तीनियन की जमीन थी, इजरायलियों को वहां बसाया गया था। ये मेहमान बन के गए और पूरा घर पे कब्जा कर रहे हैं। जी, अब ये सारा इम्पैक्ट इसका ये हो गया है कि ईरान अभी मिनिमम 6 महीने की लड़ाई लड़ सकता है। ऐसे 18 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की रिपोर्ट ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट के पास है। उन्होंने यूएस खुद कहा कि मिनिमम मिनिमम, उन्होंने यूज किया वर्ड मिनिमम। मिनिमम, तो मैक्सिमम तो आप सोचिए मत। हाँ। वो खुद कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे, तो हम तो देखिए, मैं रिपोर्टिंग के समय हम ये नहीं कहते कि ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान बर्बादी के कगार पर है, बिल्कुल। लेकिन इजराइल भी ईरान जैसा हो रहा है। तेल अवीव खंडर में तब्दील कर दिया गया, जो उनकी कमर्शियल कैपिटल थी। उनके ऑयल रिजर्व पे अटैक हुए हैं, उनके मतलब नेतन्याहू के ऑफिस तक मिसाइल गए हैं। उसके बाद जितने बेसिस थे अमेरिका के 14 बेस, सभी पे हमले हुए हैं और वो हमले ने डैमेज किया है बुरी तरह से। आपका सबसे बड़ा रडार सिस्टम जिसको आई ऑफ अमेरिका कहते थे, वो ध्वस्त हो गया है। कल जो मिसाइल दागी है एक होटल पे बहरीन में, उस होटल में कम से कम 24 से 21 21 टू 24 कैजुअलिटीज बताई जा रही है। पेंटागन के थे, सीआईए के थे। पेंटागन के, हाँ, सीआईए के थे। उसके बाद सीआईए ने खुद मैन पावर और एक्स्ट्रा बजट मांगा है ईरान के लिए। सीआईए मोसाद दोनों फेल हो गई, ईरान की ताकत समझ ही नहीं पाई।
उनके ड्रोन्स आप कहीं इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। पूरे 14 की 14 देश खाड़ी के एक दूसरे के साथ बात करके कह रहे हैं कि इसमें से निकले कैसे। हम ईरान से युद्ध नहीं करना चाहते, अमेरिका हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और ईरान यदि हमने इनको हिट करने गया तो हम क्या करेंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे। आज दुबई को प्रश्न चिन्ह है कि दुबई एक बहुत ही सेफ हेवन माना जाता था। आज दुबई सेफ हेवन नहीं है तो व्हाट दुबई विल हैव। और इन खाड़ी के देशों में सब कुछ बाहर से आता है। हॉर्मुज बंद होने की वजह से सबके गले में मतलब ना सब्जियां हैं ना कुछ है। आज से 1 सप्ताह पहले 2 दिराम के 2 टमाटर मिल रहे थे दुबई में, ये हाल था। कब तक सब्जियां बाहर नहीं है, भेजेंगे? आटा नहीं है। बाहर भी वो भी नहीं, खत्म बंद ही है, मतलब वो कोई भी कोई खत्म। रिस्क नहीं ले रहा है ना। और दूसरी बात है अजीत भाई, आप जो करते हो, आप क्रूड खा पी नहीं सकते ना, पेट नहीं भर सकते और डॉलर खा नहीं सकते। आपको आटा, चावल, सब्जियां, फ्रूट चाहिए, वही आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, चाइना जो है पूरे हमने साउथ में देखा, तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका ऑयल तो अभी भी आ रहा है ईरान से। हॉर्मुज से रशिया और चाइना के जहाज फ्लैग के साथ आराम से आ रहे हैं। हाँ। और अमेरिका का फ्लैग बेयरर एक टैंकर आ गया तो वो शेल आउट हो गया, डूब गया वो। अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई हॉर्मुज से अपना टैंकर निकालने की। ये कह रहे हैं तो कि हम इंश्योरेंस देंगे इनको, हमने $20 बिलियन का सैंक्शन किया है, हम इनको इंश्योरेंस देंगे और हम सपोर्ट भी देंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि इनकी सपोर्ट और सपोज चलो इनके साथ पूरा बेड़ा अगर अमेरिका का निकलता है, और कितने बेड़े निकालेंगे अमेरिका के, कितने जहाजों के लिए, टू डिफेंड देम, टू प्रोटेक्ट देम। एक नो नो मारा गया तो क्या क्या होगा? Who will आपका take that place? हैज आईएनएस, मतलब आईएनएस बोलिए, सॉरी, हैज द अब्राहिम डैमेज्ड? यूएसएस, वो वो यूएसएस एक क्यों बहुत चला बड़ा गया? एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन नोबडी है इज वो, गिविंग द वाई राइट, वो दे आर क्यों नॉट गिविंग पीछे द चला राइट। गया? वाई इट इज रिट्रेटिंग बैक? पॉइंट नंबर 1. Point number 2, why the third fleet is coming? There is a damage to Ibrahim. If the Ibrahim is damaged, समझ लेना क्या क्या टाइप का हमला होगा। दूसरी बात, फोर्ड है, जो बुश है, अमेरिका एक अभी जो और तीसरा और तैयार हो रहा है अमेरिका नॉर्थ में में यहाँ पे। हाँ, अमेरिका में जितना मिडिल ईस्ट का इन्वेस्टमेंट था, they are rethinking on the investment, whether to invest whatever we have invested and what we were going to invest. Let us wait for the time, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है वी आर नॉट ओनली सेफ विथ अमेरिका। कल हम अमेरिका ज्यादा करने पड़ेंगे लगेंगे तो हमको तो यहाँ चाइना और रशिया को फेस करना है, कोरिया को फेस करना है। एक ईरान को ये 2-2, 3-3 कंट्रीज मिलकर निपटा नहीं रहे हैं, और हमको कौन प्रोटेक्शन देगा? एक अमेरिका का वहां नुकसान है। कितने शव आ रहे हैं अमेरिका में ये कोई बताया नहीं जा रहा है। सेंसरशिप लगी हुई है। इजराइल ने सेंसरशिप लगाई अपने यहाँ, क्योंकि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं इजराइल, उनका हमारे साथ टाइप है, तो वो बेचारे बाकायदा वहां से वीडियो भेजते, इंफॉर्मेशन भेजते, भयावह है। उसके बाद हम भारत में आते हैं। भारत में हमारा ट्रेडिशनल अलाई था ईरान, तेल भी देता था अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ भी हो। अकेला मुस्लिम देश था पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कोई के साथ देता था जी। हमने उसका साथ छोड़ा। किसके लिए? अमेरिका और इजराइल के लिए। इजराइल और अमेरिका ने भी कभी कश्मीर के मामले में भारत का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले जो पहलगाम हुआ, पहलगाम में पाकिस्तानी ने आतंकी भेजे, ये बात पाकिस्तान का निषेध करना ना इजराइल ने ठीक समझा ना अमेरिका ने ठीक समझा। तो हमारी तो विदेश नीति डिरेल हो गई। हमारी विदेश नीति आजकल अमेरिका तय कर रहा है। जो अमेरिका की खुद को नीति तय नहीं हो रही है, अमेरिका जो खुद की नीति गलत नीतियों के कारण डूब रहा है, उसके हाथ में भारत का भाग्य, उसको भाग्य विधाता बना दिया हमारे मोदी जी ने। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों, वाई आज तक तो नहीं किया, आज क्यों हम जो है मतलब कि वो पिवट कर रहे हैं ईरान को छोड़ के हम इजराइल के साथ, और
मैं ठीक है, वही वही इज़राइल तो से कह तो रहा हम दशकों से अपना जो भी उनका माल मत्ता ले रहे हैं हूँ। और नहीं, अमेरिका, ट्रेड बट ट्रेड व्हाई? अलग होता है, ट्रेड अलग होता है, विदेश नीति अलग होती है। आज हम चाइना को हम दुश्मन मानते हैं, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड है ना हमारा। चाइना से माल आता है, हम चाइना को माल देते हैं। कुछ एसेंशियल चीज़ें आप देखिए, चाइना को अपना दुश्मन मानता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका चाइना से माल लेता ही है ना। अरे अमेरिका रशिया भरा से पड़ा है, माल लेता है। भरा पड़ा है। हमको कहता है कि आप रशिया से तेल नहीं लोगे, और अमेरिका रशिया से माल ले सकता है। ये कौन-सी दादागिरी है? अमेरिका तय करेगा कि भारत क्या करे खरीदेगा और क्या नहीं खरीदेगा। आज हमारे यहाँ स्थिति इतनी भ्रम की फैली हुई है कि प्रधानमंत्री भी नहीं जानते कि उनको क्या करना है, विदेश नीति पे। इससे हमारा नुकसान ये हो रहा है कि भारत अलग-थलग पड़ गया है। जो हमारा ट्रेडिशनल सहकारी था ईरान, रशिया, वो हमसे दूर जा रहे हैं। जा पाकिस्तान चुके हैं। पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू हैं। चीन ने वैसे ही वार्निंग दी है अमेरिका को कि आप इस क्षेत्र में अशांति ना फैलाएं युद्ध करके। ये युद्ध की ज़रूरत नहीं थी। आप गलत बोल रहे हैं कि ईरान पहला फायर करने वाला था। हम फिर आपको चेतावनी देते हैं कि ईरान के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स में आपको कोई अधिकार नहीं खेल करने का। तो कई ऐसी जगह है, कई ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ मुझे भारत की स्थिति बहुत दयनीय दिखती है। वी आर एट अ ग्रेट लॉस। हमारे यहाँ तेल का क्या होगा हमें पता नहीं। रशिया से तेल लेने के लिए बोला तो रशिया अब डिस्काउंट क्यों देगा? जब तेल की कीमतें बढ़ गई है तो रशिया भी अपना उल्लू सीधा करेगा। जब वो मुझे डिस्काउंट दे रहा था तो आप जी, तेल मना कर रहे थे। हाँ, उसने कहा अब करंट प्राइस, हम जो भी प्राइस है मार्केट में हम उस पे बेचेंगे। उस पे बेचेंगे। तो कुल मिला मुझे के एक बात हमारे यहाँ हाँ, जी, मुझे एक बात बताइए कि मनमोहन सिंह के टाइम पे, एक टाइम पे क्रूड ऑयल, मैं यहीं पे था इन 2003-4 की बात है, 3 की बात है शायद, $140 पे गया था क्रूड। और तब भी इंडिया में पेट्रोल जो है वो 70-78 उससे नीचे था एक्चुअली। ये 2014 में इन्होंने बवाल किया है, स्मृति ईरानी नहीं, उतरी नहीं, जो नहीं। भी है। अरे छोड़िए ना, उन्होंने तब ₹65 होने पे इन्होंने कहा था कि देश की इज्जत चली गई। हाँ। आज 92, 93 पे जा रहा है अच्छा। डॉलर। ठीक है? उसके बाद पेट्रोल की कीमत, जब पेट्रोल की कीमतें प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जीत के आए, तो क्रूड क्रैश हो गया एकदम। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि भाई आपकी किस्मत से क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो गई। लेकिन तो पेट्रोल कम हुआ। क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो गई और हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। और हमारे यहाँ पूरा जो पैसा है, सरकार सिर्फ पेट्रोल से कमाने लगी। और उसके बाद जो महंगाई का तड़का दिया, और उस तड़के में छोंक लगा ऊपर से नोटबंदी का, जीएसटी का, कोविड का, तब से कमर टूटी है, मुट्ठी नहीं पा रहे। ये जो बोलते हैं कि हमारा जीएसटी बढ़ा, वो जीएसटी 3 पार्ट में आता है अजीत भाई। एक स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यस। इंटीग्रेटेड जीएसटी में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट, बड़ा कंपोनेंट इंपोर्टेड गुड्स का होता है। जो चीज़ अपने देश में आती है, उस पे जो हम जीएसटी लगाते हैं, उससे जो इनकम होती है, वो आईजीएसटी में जाती है। तो कई बार सीएसटी और सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, इनसे भी ज़्यादा अकेला आईजीएसटी खड़ा हो जाता है। अरे मैं और माल बेचता हूं, इम्पोर्ट आप। हाँ, मैं जी वही कह रहा हूँ जी कि जब जी। इम्पोर्ट हम कोई चीज़ करते हैं, तो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। जब हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो डॉलर की कीमत ऊपर जाती ही हमारी चीज़ें महंगी आती हैं। जब महंगी चीज़ें आती है, तो उस पे टैक्स कलेक्शन भी महंगा है। उदाहरण के तौर पर ₹100 पे यदि मैं 10% लूँगा तो ₹10 मिलेंगे।
वही चीज यदि 200 रुपए की आएगी तो मुझे 20 रुपए मिलेंगे। और फिर मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, जीएसटी बढ़ रहा है। अरे मूर्खो, जीएसटी इंपोर्ट चीजों पे जो इनकम कमाता है वो देश कभी नहीं इकोनॉमिकली साउंड होता। मैं आपको इकोनॉमिकली देश साउंड होता है जो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता है, एक्सपोर्ट डॉलर कर लाता है। अब मैं और वहां हम 200 जी बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। बिल्कुल है। मैं यहां से एक्सपोर्ट करता हूं, खुद ही इंपोर्ट करता हूं इंडिया में। अब मैंने बंद कर दिया है, मैंने हालात देख लिए हैं। अरे एजुकेशन सेस, फलाना सेस, टिंगड़ा हाँ, सेस, और आपके स्कूलों की दीवारें गिर रही है, छतें गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है। खाने में आप वो दूध जो है 1 थैली 2 थैली डाल रहे हैं 5 लीटर में और पिला रहे हैं। क्या मतलब कि दुख होता है, बहुत दुख होता है। भाऊ, मतलब कि अब देखा नहीं जा रहा है, कोई ना कोई इसका कोई इलाज इनका करना पड़ेगा। आप नागपुर जाते रहते हैं, कुछ कुछ ना कुछ सोचिए। नहीं नहीं, बीच के नागपुर कारोबार में नाग, सब फंसे हुए हैं। नागपुर नागपुर खुद ही बंधुआ मजदूर हो गया है दिल्ली का। अच्छा, राष्ट्रीय इतनी पावर स्वयंसेवक होगी, संघ, इसका मतलब नहीं, मतलब राष्ट्रीय कि स्वयंसेवक संघ, मैं वही कह हम्म, रहा हूँ, आरएसएस हम्म। अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ हो गया है। इट वन ऑफ तो द सौ सेल्स ऑफ साल बीजेपी। तो 100 साल का क्या जलसा मनाया फिर उन्होंने? बस सौ बस बस साल में बस वो खत्म खत्म हो गया सब। 100 साल में संघ खत्म हो गया, बीजेपी उससे ऊपर हो गई है। नाउ बीजेपी डिसाइड्स एंड संघs were according to that BJP's decision. The orders are given by BJP and Sangh has to execute it. शेम। That is खैर, that is मैं what the shame thing. उनका भी संघ भी जो है वो, इट वाज अ बिग मिस्टेक। सरदार पटेल ने जब इनको बैन किया था तो वो बैन चलना चाहिए था, बट हम्म, चलो, जो भी है। ठीक है भाऊ, बहुत आपका आभार, आप आए हैं। नहीं, और यहीं पे खत्म करते हैं। हम्म, एंड थैंक यू सो मच। thank you. बड़ा दिस शुड बी अ गुड इंसाइट to the people to understand what exactly is going on in India. Thank you so Okay, much. thank you. Thank you. धन्यवाद जी।